सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स सुनने वाले सभी प्रिय बहनों और भाइयों को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक क्रोध से प्रेम की ओर। आज हम इसके अध्याय 10 क्रोध मानसिक आघात का संदेशवाहक को भाग 2 में आगे बढ़ाएंगे और उसे पूरा करेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मानसिक आघात, दुर्व्यवहार और बदला, ट्रॉमा, एब्यूज एंड रिवेंज। कभी कभी क्रोध बदले के रूप में निकलता है। एक अन्य मरीज केट के साथ उसके एक भाई ने किशोरावस्था में छेड़छाड़ की थी। वह असहाय महसूस कर रही थी और उसने घर से भागने का निर्णय लिया। अंततः यह तब मुमकिन हुआ जब वह स्कूल चली गई। उसके भाई और जिसने भी उसे जीवन भर भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया था, उसका दबा हुआ क्रोध उन सभी से बदला लेने की इच्छा रखने के रूप में दिखाई दिया। मेरी तरह उसने भी अपने पैरों पर बड़ी दरारों के रूप में मानसिक आघात का अनुभव किया। जब मैंने केट के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छे दिल वाली, प्रेम करने वाली व दयालु इंसान होने के बावजूद केट वर्षों तक क्रोध और बदला लेने की भावनाओं को मन में पाले हुए थी। केट मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कई ऑटो इम्यून स्थितियों सहित जीवन शैली संबंधी जोखिम कारकों से पीड़ित थी, जिसने उसके पैरों, हाथों और बालों को प्रभावित किया। हमने बदला लेने की भावनाओं को मिलकर जानने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से अपने भाई, परिवार के अन्य सदस्यों और सहकर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति रोष को अपने दिल में छिपाए हुए थी। 5 साल की ऊर्जा चिकित्सा, ध्यान, कोचिंग और स्वयं के प्रति प्रेम पर एक पाठ्यक्रम के माध्यम से केट अपनी जीवन शैली की मुश्किलों को बदलने में सक्षम हुई और महसूस करने लगी कि जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा होगा। उसके भाई का पहले ही निधन हो चुका था, लेकिन वह उसे माफ़ करने और अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो चुकी थी। वह अपने क्रोध को समाप्त करने और अपने दयालु दिल को अपने जीवन के सूत्र सौंपने में भी सक्षम हो गई थी। केट के क्रोध और बदले ने यह संदेश दिया, तुम्हें लगता है कि तुम पीड़ित हो क्योंकि तुम वाकई में पीड़ित थी। अपने आप को सशक्त बनाओ और याद रखो कि तुम कौन हो। इस पुराने गुस्से का इलाज करो, माफ़ करो और अपने भीतर से क्रोध को निकाल दो। प्रेम बनो। केट ने इस संदेश पर ध्यान दिया, उस तरीके से काम किया और मुक्ति व खुशी पाई। शारीरिक, यौन, भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार से मानसिक आघात ये क्रोध के सामान्य कारण हैं। अत्यधिक क्रोध का एक उदाहरण दिखाता है कि क्रोध कितना शक्तिशाली हो सकता है जब हम उसके संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं। एक पूर्व मरीज बिल, जब वह छोटा था तब उसका बलात्कार किया गया था। हमने उसके डर और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन न जीते हुए छिपने की प्रवृत्ति को मुक्त करने पर काम किया। बिल ने प्रशिक्षण लिया जिसमें निर्देशित ध्यान, खुद के लिए सकारात्मक सुझाव और विशिष्ट अभ्यास शामिल थे, जिसके कारण
वह अपने नए पेशे को शुरू करने की दिशा में आत्मविश्वास पैदा कर सका और वह कामयाब होने लगा। हालांकि जल्द ही एक नया पैटर्न उभरा। बिल को जब खतरा महसूस होता तब उसका गुस्सा बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ता। बिल अस्थिर था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे तब तक नहीं जान पाता जब तक कि वह इस उग्र क्रोध के विस्फोटों का सामना नहीं करता। क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है, इसलिए मैं उसके कई मौखिक प्रहारों का निशाना बनी। बिल के क्रोध के स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह पूरी तरह से अवचेतन था। उसे इस बारे में कोई समझ ही नहीं थी कि जिस किसी पर वह अपना क्रोध निकालता था उसके लिए वह कितना विनाशकारी हो सकता था। जब मैंने उसे समझाया कि वह क्या कर रहा था तो उसे विश्वास नहीं हुआ। मेरे परिवार और मुझ पर मौखिक रूप से अपना क्रोध निकालने के दूसरे दिन ही वह हमें ऐसे मिलने चला आता था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। वह चाहता था कि हम उसके साथ काम करते रहें। मुझे बिल के साथ काम करना बंद करना पड़ा क्योंकि उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका गुस्सा हानिकारक था। बिल का गुस्सा उसे यह संदेश दे रहा था, क्रोध आपके जीवन का एक खतरनाक हिस्सा बन गया है। जब भी आपको खतरा महसूस होता है, आप लोगों को मारने पर उतर आते हैं। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप इस स्तर के क्रोध के साथ अपने रिश्तों और पेशे का खुद विनाश कर रहे हैं। इसके लिए कुछ करें, इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। इस गुस्से को स्वीकार किया जाना चाहिए और इस व्यवहार को सुधारना चाहिए। बिल के गुस्से के पीछे उसका गहरा दर्द और असुरक्षा की भावना है कि उसका अपमान किया गया था और उसे ऐसा फिर से होने का डर है। वह अवचेतन रूप से ऐसी किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है जिसे वह अधिक दर्द के रूप में देखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह सामान्य टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया करता है। वह उन लोगों को भी चोट पहुंचाता है जो उसका सहयोग और मदद करने में सबसे अधिक सक्षम हैं। यह आत्मविनाश, मानसिक आघात और स्वयं के प्रति प्रेम की कमी के संकेतों में से एक है। मानसिक आघात पर काम करने के दौरान मैंने विभिन्न पृष्ठभूमि और विभिन्न देशों के लोगों में क्रोध के अन्य उदाहरणों को देखा है जो बिल के क्रोध के समान ही हैं। उदाहरण के लिए, सैंडी ने अपने क्रोध पैटर्न को छोड़ने से मना कर दिया। यह सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ बातचीत करने के उसके तरीके का भाग बन गया है। वह उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को आघात पहुंचाती रहती है और इसे बताने के किसी भी प्रयास के उत्तर में वह दूसरों को दोष देने लगती है। सैंडी बस यही कहेगी, यदि आपको यह पसंद नहीं है तो छोड़ दें, आप ही समस्या पैदा कर रहे हैं। लुईस गहरे क्रोध और अपराध बोध के साथ एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर कुछ ही समय में ऐसे बर्ताव करती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे यह दिखाने का कोई भी प्रयास कि वह अपने मन में क्रोध को पाले हुए है उसे अधिक क्रोधित करता है और वह आरोप लगाती है कि कोई भी उसे नहीं समझता। दुख की बात है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को अवचेतन रूप से प्रेम पर संदेह होता है, क्योंकि एक बच्चे के रूप में उन्हें यह नहीं मिला होता। प्रेम के बदले उन्हें दुर्व्यवहार मिला। इसलिए क्रोध जीवन का एक हिस्सा और एक पक्की आदत बन गया है। विनाश और पीड़ा इन लोगों को पीड़ित
करती है, क्योंकि ये लोग दर्दनाक और परिचित अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वे दबे हुए क्रोध के साथ उस अतीत को बार बार जीते रहते हैं जो उनके डर का मुखौटा बना हुआ है। स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा का अभ्यास। प्रैक्टिसेस फॉर सेल्फ लव एंड कंपैशन। हमारे जीवन में क्रोध एक प्रभावकारी शक्ति है। हम क्रोध से कैसे निपटते हैं या कैसे इसकी उपेक्षा करते हैं, यह इस बात पर असर डालता है व तय भी कर सकता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होते हैं। हम घर और कार्य क्षेत्र पर कितनी अच्छी तरह से रिश्तों को संभालते हैं, हम कितने प्रभावी ढंग से अपने पेशे को संभालते हैं और अंततः हम खुद को व दूसरों को कितनी अच्छी तरह प्रेम कर सकते हैं। सभी प्रकार के प्रेम की नींव स्वयं के प्रति प्रेम है। जब हम पूर्ण रूप से जैसे हम हैं उसी रूप में खुद से प्रेम करने की आदत बनाते हैं, तब यह हमें अपने अंतरतम तक जाने और अपने मानसिक आघात के साथ जीने का साहस और क्षमता देता है। स्वयं के प्रति प्रेम के बिना हम उस मानसिक आघातों को लेकर अभिभूत, दुखी, उदासीन या सनकी हो सकते हैं जिनका हमने सामना किया था। एक अच्छा कोच या मार्गदर्शक ऐसे समय में बहुत मददगार होता है, जो एक सुरक्षित और प्रेम करने वाला माहौल बना सकता है जिसमें स्वयं के प्रति प्रेम पैदा किया जा सके। एक बार यदि हम वास्तव में खुद से प्रेम करने लगते हैं तो फिर हम अपने मानसिक आघात को समझ पाते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। क्रोध उस मानसिक आघात के बारे में एक विश्वसनीय संदेशवाहक है जो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। क्रोध का उपयोग एक सहायक साधन के रूप में करते हुए हम अपने मानसिक आघात की जांच करके इसे दूर करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ही हम मानसिक आघात और इसके लक्षण यानी क्रोध से मुक्त होते हैं, हम अपनी सारी रचनात्मकता, आश्चर्य, जिज्ञासा, खुशी और प्रेम के साथ अपने मूल एवं वास्तविक स्वभाव पर लौटना शुरू कर देते हैं। यह सही है कि मानसिक आघात होने से पहले हम जो थे उसकी मासूमियत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम और भी बेहतर कर सकते हैं। हम उस मानसिक आघात को ठीक करने से अपने वास्तविक अस्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। स्वयं के प्रति प्रेम पैदा करने से हमें आगे की अपमानजनक स्थितियों को टालने के लिए सुरक्षित सीमाएं निर्धारित करने में भी मदद मिलती है। स्वयं के प्रति प्रेम का अर्थ है अब और अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आप स्वयं को प्रेम करते हैं और स्वयं का सम्मान करते हैं। यदि आप वाकई में पूर्ण रूप से किसी से प्रेम करते हैं और वे फिर भी आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब है कि चाहे आप फिर भी उनसे प्रेम करते रहें, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपने व उनके बीच सीमाएं निर्धारित कर लें। उदाहरण के लिए, यदि वे किसी बच्चे से दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। जब यह हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसा कि जीना के मामले में हुआ, तो यह संभावना है कि उसकी माँ के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसके पास कम आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और साहस है, जिसके कारण वह अपने बच्चे की रक्षा करने में असमर्थ है। यदि अन्य लोग आपको हानि पहुंचा रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए।
ऐसी सीमाएं स्वयं के प्रति प्रेम के सुरक्षित स्तर के होने का विश्वसनीय संकेत हैं। स्वयं के प्रति प्रेम के अतिरिक्त चिंतनशील साधन जैसे ध्यान, योग, डायरी लिखना और मनन करना आत्म उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं और डायरी लिखते हैं, तब हम क्रोध सहित सभी मानसिक आघातों के संकेतों को समझने लगते हैं और उनसे अधिक सफलतापूर्वक दूरी बनाए रख सकते हैं। साथ ही अधिक समझदार और करुणामय बन सकते हैं। निरंतर चिंतनशील अभ्यास के साथ हम क्रोध के संदेश के दूसरे पक्ष तक पहुँचेंगे, यानी स्वयं के प्रति प्रेम। अब हमारे लिए बातचीत में खुलापन लाना और दूसरों के लिए करुणा रखना संभव हो जाता है, क्योंकि हमें एहसास हो जाता है कि हम सभी को मानसिक आघात होते हैं। जब क्रोध का प्रारंभ हो रहा हो तो हमें इसे अपने अंदर के मानसिक और भावनात्मक स्थान में रखकर इसकी जांच करनी चाहिए, इसके संदेश को समझना चाहिए और दूसरों तथा स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा के साथ उसका सामना करना चाहिए। क्रोध के तेज प्रवाह में बह जाने की बजाय हम अवलोकन और हल्केपन के कवच के साथ जीना सीखते हैं। उस कवच में हम अपनी भावनाओं के प्रति सतर्क होने के कारण प्रतिक्रिया करने से बचे रहते हैं तथा शांति, करुणा और सच्चाई के साथ प्रतिक्रिया कर पाते हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि अक्सर तीव्र क्रोध वाले लोगों को ध्यान करना मुश्किल लगता है। वे चिंतनशील तकनीकों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपने मन के साथ मौजूद रहना उनके लिए बहुत असहज होता है। अक्सर ध्यान की तकनीक को अप्रभावी बताया जाता है। लोग दूसरों पर भरोसा कर सकें और अपने मन को नियमित करके क्रोध को दूर कर पाएं, ऐसे तरीके खोजने में उनकी मदद करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अंत में लगातार चिंतनशील अभ्यासों से हम क्रोध और अन्य भावनाओं को समझने लगते हैं। सभी भावनाएं संदेशवाहक होती हैं, जो हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं कि मानसिक आघात कहाँ छिपा हुआ है और कहाँ उपचार की आवश्यकता है। जैसे ही हम खुद को पुनर्स्थापित करते हैं और अपने प्रेम को स्वयं से लेकर अन्य लोगों में विस्तारित करना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम सभी एक हैं। हम समझ जाते हैं कि दुर्भाग्य, दुरुपयोग, आघात और उपचार के विभिन्न विवरणों के साथ हमारी सामूहिक यात्रा एक समान है। करुणा हमारे जीवन का मुख्य अंग बनने लगती है। हम इस तथ्य को जान पाते हैं कि क्रोध हमेशा एक दूत रहा है, जो हमें अपने वास्तविक स्वभाव और प्रेम की सूचना देता है। हमारी सामूहिक यात्रा प्रेम बनने के विषय में है। क्रोध लक्ष्य की ओर युक्तिपूर्ण दिशाएं दिखाता है और महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कैसे हम मानसिक आघात के उपचार द्वारा अपना वास्तविक स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं और उसे बनाए भी रख सकते हैं। अध्याय के अंत में सार रूप में मैरिलिन के सुझाव हैं। भावनाएं आपकी आंतरिक स्थिति की संदेशवाहक हैं। वे किसी अच्छे कारण के लिए ही उभरती हैं। ध्यान दें कि वे आपको क्या बता रही हैं। क्रोध एक शक्तिशाली और परिवर्तनशील संदेशवाहक है। क्रोध वर्तमान में शुरू होता है, लेकिन क्रोध का स्रोत अक्सर अतीत में होता है। भय जैसी अन्य भावनाओं को क्रोध छिपा सकता है और
असंतोष जैसी अन्य भावनाओं को जन्म दे सकता है। जिस क्रोध को दूर नहीं किया जाता उसे आपका शरीर याद रखता है। इसे दूर करने में समय लगता है, इसलिए खुद के प्रति दयालु बने और धैर्य रखें। दूसरों को माफ़ करने, मानसिक आघात से छुटकारा पाने और स्वयं के प्रति प्रेम का अभ्यास करने के तरीके खोजें। कुछ अभ्यास। एक सक्षम मार्गदर्शक या कोच ढूंढें जो एक सुरक्षित और प्रेम करने की गुंजाइश बना सकता है, जिसमें स्वयं के प्रति प्रेम किया जा सके। 2. क्रोध का उपयोग मानसिक आघात की जांच करने और उससे छुटकारा पाने के लिए एक सहायक साधन के रूप में करें। और 3. आत्म उपचार के लिए ध्यान, योग, डायरी लेखन और चिंतन महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय को लेकर हम आप सबके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। आपको इस अध्याय में अपने लिए क्या सबसे अच्छा लगा, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और चाहें तो कमेंट करके हम सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।